कार दोस्तों, शुरुआत शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससीएल के क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं और इन क्वेश्चन के थ्रू हम और भी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन से कैसे डील करना है, ठीक है ना। ना आते हुए भी कैसे डील करना है, या क्वेश्चन से कैसे एग्जाम में उसको टैकल करना है। ये एसएससीएल में मैंने भी दिया था, जिसमें मेरे आंसर की में आ रहा है 90, ठीक है। और इसमें मेरे ज्यादातर आंसर सही हुए हैं। मेरे चार टेक्निकल में चार गलती हुई थी बस, है ना। और वो भी कौन था? डाटा वाला था, है ना। तो वो गलत हुए थे, या फिर कोड वाला होता है ना, वो गलती थे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन का रहा है, फाइंड द इनपुट एडमिटेंस ऑफ द गिवन पैरेलल आरएलसी सर्किट कंटेनिंग 2 ओम रेसिस्टर, 5 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड 10 ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर से बहुत ही आसान सवाल। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? एडमिटेंस क्या होता है? 1/R माइनस माइनस क्या होगा, सॉरी, प्लस 1/J एक्सएल माइनस 1/J एक्सी। और अगर यही इम्पिडेंस रहता तो इसको लिखते R प्लस J एक्सएल माइनस एक्सी। तो उसी को यहाँ इन्वर्स किया गया है ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/R माइनस J को ऊपर ले जाने के बाद माइनस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1/XL। और J को यहाँ भी ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? प्लस J 1/XC, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/AR प्लस J 1/XC माइनस 1/XL, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस J 1/10 माइनस 1/5, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, या फिर इसको लिख लो आप 0.5 प्लस J, ये हो जाएगा 10, तो माइनस हो जाएगा माइनस 1/10, है ना। आपको एकदम तोड़ तोड़ के बता रहा हूं पूरा। ये माइनस ये 0.1, आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, मटेरियल्स फिटिंग एंड अप्लायंसेस यूज्ड इन रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सेल कंफर्म विच स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। तो कौन से आईएस रूल में आता है? ये तो खैर कोई जरूरी सवाल नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं वैसे, बट ये जनरली आता नहीं है। ये क्वेश्चन मेरा गलती हुआ था, तो इसी तरह के डाटा वाले क्वेश्चन गलती हुए थे। ऐसा नहीं, बस 4 गलती हुई थी मेरी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, ये तो मैंने इसलिए लगा रखा है कि देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, बच्चे देख के डर जाएंगे, है ना। लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन इतना सा है, ठीक है। अपन इसको पढ़ेंगे दिस बच्चे जो थोड़ा सा एवरेज बच्चे रहेंगे वो डर जाएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन अगर हम पैसेंस रखें और क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीटेशन में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कर रहा है, अगर हम नर्वस होते हैं तो, है ना। ऐसा क्वेश्चन इतना सही है, विच ट्रांसफॉर्मर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट हेल्प टू रिड्यूस्ड साइज ऑफ द स्पेयर ट्रांसफॉर्मर व्हाइल मेंटेन रिलायबिलिटी। तो वही कह रहा है कि रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा कंडीशन को फॉलो करें, है ना। और इसी को इतने लंबे में बता रहा है कि एट अ ग्रिड सब स्टेशन द इंजीनियरिंग टीम मस्ट, ये फालतू का क्वेश्चन को लंबा किया गया और कुछ नहीं। इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई व्हेन वन ट्रांसफार्मर फेल दैट डिसाइड टू स्पेयर ट्रांसफार्मर ऑन साइट, ठीक है, यही सब बोल रहा है। तो रिलायबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, है ना। तो कह रहा है यूज अ सिंगल ट्रांसफार्मर फॉर इंटायर लोड। हम सिंगल ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो कैसे रिलायबल होगा, है ना। अगर ये फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा, तो रिलायबल नहीं होगा। और अगर हम इसके साथ एक और बैकअप ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं तो फिर मुझे उतना ही पड़ा, क्योंकि ये लार्ज ट्रांसफार्मर बोल रहा है ना, तो मुझे लार्ज ट्रांसफार्मर बैकअप में भी यूज करना पड़ेगा, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या कर रहा है, वही सेम क्वेश्चन है, सिंगल ट्रांसफार्मर इन सीरीज विद द लोड। वही है कि रिलायबल होगा ही नहीं, ये फेल होगा सिंगल ट्रांसफार्मर, तो एक खत्म। यहाँ क्या क्या कर रहा है कि विथ नो स्पेयर यूनिट, इसमें तो कर रहा है बैकअप भी नहीं लेना है, बस वन मेन ट्रांसफार्मर को यूज करो। तो ये भी रिलायबल नहीं होगा, ये फेल होगा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यूज सेवरल स्मॉल ट्रांसफार्मर, हम सेवरल स्मॉल ट्रांसफार्मर को लेंगे, ताकि एक ट्रांसफार्मर अगर फेल भी होगा तो उसके साथ अदर 2-3 जो भी होगा वो उसको एडजस्ट कर लेगा, है ना। और अगर इसमें बैकअप में भी अगर यूज करना है तो एक छोटा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, तो अगर एक फेल होता है तो ये काम चला जाएगा। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना दोस्तों, कि मान लो कि हमें 100 लोगों का खाना बनाना है, ठीक है, 100 लोगों का खाना बनाना है। और 100 लोगों का बनाने के लिए हम एक बड़ा कुकर लेते हैं, और अगर यही हम 100 लोगों को बनाने के लिए 4 छोटा छोटा कुकर लेते हैं, और अगर ये फेल हो गया, फेल हो गया, और इसके बैकअप के लिए हमें क्या लेना होगा? एक बड़ा कुकर लेना होगा, है ना।
बैकअप के लिए तो एक बड़ा कुकर लेना होगा कि अगर ये फेल हो गया तो फिर इसमें बनाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, और अगर हम ये नहीं लेते हैं तो मेरा खाना ही नहीं बनेगा। और यहाँ क्या हो जा रहा है कि अगर हम 4 छोटे छोटे कुकर ले रहे हैं, एक अगर फेल भी हो गया, काम नहीं किया, तो मेरा 3 जो है वो काम कर देगा, है ना, 100 लोगों का खाना बना देगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा लेकिन बना देगा। और अगर हम इसमें बैकअप भी यूज करते हैं तो एक छोटा सा कुकर बैकअप में रहेगा, तो इससे कॉस्ट भी कम है, नहीं भी लेते हैं फिर भी हमारा काम हो जा रहा है ना। तो वही है क्वेश्चन का रहा था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट डज द रेटेड पावर ऑफ अ विंड टर्बाइन रिप्रेजेंट? ठीक है, विंड टर्बाइन का रेटेड पावर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रेटेड पावर क्या होता है दोस्तों? रेटेड पावर किसी भी चीज का रेटेड पावर होता है मैक्सिमम कैपेसिटी की, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, है ना। रेटेड पावर क्या होता है? मैक्सिमम कैपेसिटी। जब हवा का स्पीड इतना हो जाए जहां टरबाइन अपना फुल कैपेसिटी पे काम कर सके, ठीक है, तब तो बिजली बनाती है, वही उसका रेटेड पावर। मतलब हवा की स्पीड, रेटेड स्पीड मतलब वही हवा का स्पीड इतना हो जाए कि टरबाइन जो है मैक्स एयर स्पीड मैक्सिमम एयर स्पीड, जहां क्या हो जाएगा, टरबाइन वर्क्स एट फुल कैपेसिटी, टरबाइन वर्क्स एट फुल कैपेसिटी, मैक्सिमम एयर स्पीड एट विच टरबाइन वर्क्स एट फुल कैपेसिटी, तब वो जो बिजली बनाता है वही उसका क्या हो जाता है? रेटेड पावर हो जाता है। मैक्सिमम एयर स्पीड टरबाइन वर्क्स एट फुल कैपेसिटी, तब जो बिजली बन रहा है उसी को क्या कह दे रहे हैं? रेटेड पावर। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। वाइंड स्पीड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट प्लेट रोटेशन, क्या ये बोल रहा है? इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग स्टेज, नहीं होगा, है ना, रेटेड। एवरेज एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन कंप्लीट ईयर, नहीं होगा। कंटिन्यूअस पावर, देखो कंटिन्यूअस पावर आउटपुट एट रेटेड वाइंड स्पीड, यहाँ हम क्या बोले? मैक्सिमम एयर स्पीड या रेटेड एयर स्पीड एट विच टरबाइन वर्क्स एट अ फुल कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड रेटेड पावर, है ना। तो कंटिन्यूअस पावर एट रेटेड वाइंड स्पीड, रेटेड वाइंड स्पीड पे जो कंटिन्यूअस रेटेड वाइंड स्पीड, रेटेड विंड स्पीड पर जो पावर जनरेट होगा, पावर जनरेट, है ना, उसी को क्या कहते हैं? रेटेड पावर कहते हैं विंड टरबाइन में। बाकी विंड टरबाइन का हमने सब पढ़ रखा है, आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप पीजीसीएल का जो प्लेलिस्ट है वो जाके देख सकते हैं, जिसमें 1 जुलाई 2026 का जो पीजीसीएल का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस मैंने किया है, उसमें काफी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा अगर आप उन प्लेलिस्ट को देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाई इज द SF6 सर्किट ब्रेकर प्रीफर्ड ओवर ऑयल सर्किट ब्रेकर इन हाई वोल्टेज एप्लीकेशन? बताओ भाई, इससे हल्का क्वेश्चन भी हो सकता है। SF6 का क्या होता है? बेटर आर्क एक्सटेंशन होता है ना, वो तो आप लगा ही लोगे, है ना। SF6 क्या होता है? SF6 इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होता है ना, पता है हमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होता है SF6। और क्या होता है? इट हैज a strong tendency to absorb फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसकी वजह से क्या हो जाता है? स्टॉप आयोनाइजेशन इजिली, तो हाई आर्क एक्सटेंशन या क्वेंचिंग लिख सकते हैं ना। तो इसका क्या होता है? हाई आर्क एक्सटेंशन होता है, इसीलिए हम यूज करते हैं। दे आर चीपर नहीं, दे आर इजियर टू इंस्टॉल, ऐसा भी नहीं है। दे आर स्मॉलर, प्रोवाइड बेटर आर्क एक्सटेंशन एंड लेस मेंटेनेंस। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है इन डीसी जनरेटर द आर्मेचर कोर इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। आर्मेचर कोर इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रिजल्टिंग इन कोर लॉस। ठीक है, आर्मेचर कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या हो जाता है? कोर लॉस होता है। कोर लॉस हम लोग जानते हैं क्या होता है? ईडी करंट, ईडी प्लस हिस्टेरेसिस होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। विच कंस्ट्रक्शनल इंप्रूवमेंट, हम क्या कंस्ट्रक्शनल इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि ये इंप्रूव हो जाए? मतलब कोर लॉस कम करने के लिए हम क्या कंस्ट्रक्शनल इंप्रूवमेंट? तो ईडी करंट कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग दोस्तों? लेमिनेशन करते हैं, लेमिनेशन इनटू थिन शीट्स, है ना। और हिस्टेरेसिस लॉस के लिए हम क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं ना। सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी हाई रेसिस्टिविटी, सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं ना। सिलिकॉन स्टील है हाई परमेबिलिटी, तो फ्लक्स वगैरह को बढ़ा देता है। तो यह कर रहा है कोर लॉस के लिए हम दोनों करेंगे ना। यूज कास्ट आयरन नहीं, थिकर कॉपर, थिकर करेंगे तो ईडी लॉस तो बढ़ेगा ही, है ना। सॉरी, इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से भी क्या होता है? ईडी करंट बढ़ेगा, है ना। और क्या है? थिन इंसुलेशन यही होगा, थिन इंसुलेटेड सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन ऑफ द कोर यूज करेंगे, है ना। काफी आसान सवाल है। विच प्रॉपर्टी जो टिपिकल फॉर प्लास्टिक इंसुलेटिंग मटेरियल
लाइक थर्मोप्लास्टिक कह रहा है, थर्मोप्लास्टिक के लिए कौन सा प्रॉपर्टी सुटेबल होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल। अब देखो इंसुलेटिंग मटेरियल तो हम जान रहे हैं, तो इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या होना चाहिए दोस्तों, रेसिस्टिविटी वगैरह ज्यादा होना चाहिए ना, तो हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोल रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नेचुरल ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस तो नहीं होना चाहिए। इंसुलेटर कैसा होना चाहिए, मतलब वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, जो प्लास्टिक वगैरह है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं होना चाहिए, हाई रेसिस्टिविटी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। और ट्रांसफार्मर ऑपरेट विद मिनिमल करा है, एक ट्रांसफार्मर में मिनिमम थर्मल लॉस हो रहा है। थर्मल लॉस मतलब उससे हीट डिसिपिएशन बहुत कम हो रहा है, तो क्या होगा, व्हाट डज इंडिकेट अबाउट से, अब हीट लॉस कम होगा तो क्या होगा, उसकी इफिशियंसी अच्छा होगी, ज्यादा होगी। कौन सी इफिशियंसी, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टेप अप या स्टेप डाउन वगैरह करता है ना, तो अगर हीट लॉस कम होगा तो वो अच्छे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है ना, तो क्या हो जाएगा, इट हैज लो मैग्नेटिक इफिशियंसी। ऐसा तो कुछ नहीं होगा, मैग्नेटिक का ये तो सवाल ही नहीं है। इट हैज हाई थर्मल इफिशियंसी नहीं होगा, लो थर्मल इट हैज हाई इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, यही होगा दोस्तों। चलिए, इट प्रोड्यूसेस हाई थर्मल एनर्जी, कोई मतलब नहीं इन सब बातों का। चलिए, which of the following best describe the effect of increasing bandwidth in a parallel resonance circuit। अब देखो पैरेलल रहे या सीरीज रहे, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर होता है एफ आर बाई बी डब्ल्यू, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये है ना, अगर बैंडविड्थ मेरा, अरे सॉरी, ये इस तरह से है कि ये है ना, इस तरह से ये है, इस तरह से ये है। अब देखो अगर मेरा बैंडविड्थ घटेगा, ये मेरा बैंडविड्थ ये ज्यादा है, फिर ये घट रहा है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा मतलब शार्पनेस बढ़ेगा, है ना, शार्पनेस बढ़ेगा मतलब क्या, सिलेक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। सिलेक्टिविटी, क्वालिटी फैक्टर का मतलब ही समझ लो कि शार्पनेस और सिलेक्टिविटी, है ना, तो क्या होगा, बढ़ेगा, तो सिलेक्टिविटी इंक्रीजेज, तो यही हो जाएगा दोस्त। एक सेकंड, देखो क्या कर रहा है, अब यहाँ ऊपर से देखते हैं, टोटल इंपीडेंस एट रेजोनेंस इंक्रीज है, कर रहा है इंपीडेंस। अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं, सीरीज में क्या होता है दोस्तों, सीरीज में होता है इस तरह से ग्राफ, इंपीडेंस क्या होता है, मिनिमम, इंपीडेंस मिनिमम, और बाकी याद रखना, इसको आपको बताया था पिछले साल के सीरीज में, इंपीडेंस मिनिमम, बाकी सब मैक्सिमम, जैसे कि करंट वगैरह जो भी है सब मैक्सिमम, एडमिटेंस भी मैक्सिमम। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में इस तरह से होता है, पैरेलल में इंपीडेंस क्या होता है, मैक्सिमम एट रेजोनेंस। ये क्या कर रहा है, टोटल इंपीडेंस एट रेजोनेंस, टोटल इंपीडेंस इंक्रीजेस नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम। और बाकी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बैंडविड्थ के बारे में कर रहा है, तो इसको हम लेंगे ही नहीं ऐसे भी, ठीक है, और ऐसे भी ये गलत है। चलिए देखते हैं, क्वालिटी फैक्टर क्या हो रहा है, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीजेस, तो बैंडविड्थ इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, बैंडविड्थ को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ देखो बैंडविड्थ इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग बैंडविड्थ को इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है ना। और क्या हो रहा है, सिलेक्टिविटी क्या हो रहा है, सिलेक्टिविटी बैंडविड्थ बढ़ाने से सिलेक्टिविटी भी डिक्रीजेस, तो यही होगा आंसर। सिलेक्टिविटी इंक्रीज तो नहीं होगा, बैंडविड्थ हम कर रहे हैं, सिलेक्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यही होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। Which component is essential for implementing differential protection in a transformer? Implementing differential प्रोटेक्शन इन ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा कंपोनेंट हम लेंगे, तो आप जनरली बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का आप जान ही रहे कि इस तरह से डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है कि यहाँ एक सीटी लगाते हैं, यहाँ से एक इस तरह से ऑपरेटिंग कॉइल लगाते हैं ना, इस तरह से आता है, यहाँ फिर जाते हैं इसको ऐसे, यहाँ भी एक सीटी लगाते हैं, यहाँ पे फॉल्ट वगैरह होता है तो इधर आ जाता है ना, और यहाँ पे क्या होता है I1 माइनस I2, मतलब इसका डिफरेंस रहेगा तो इसमें करंट फ्लो होता है, यही सब होता है। तो क्या कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट हम यूज करेंगे, तो करंट ट्रांसफार्मर, पहला ही आंसर सही है, करंट ट्रांसफार्मर ऑन बोथ साइड, यही होगा, है ना। बाकी ये क्या कर रहा है, सर्ज अरेस्टर, तो सर्ज अरेस्टर हम क्यों यूज करेंगे भाई, सर्ज अरेस्टर का काम क्या होता है, सर्ज अरेस्टर कैपेसिटर हाई सर्ज को एब्जॉर्ब करता है ना। दो तरह का सर्ज अरेस्टर होता है ना, एक कौन सा होता है, कैपेसिटिव टाइप, एक होता है कैपेसिटिव टाइप, है ना, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है LNR, इंडक्टिव एंड रेसिस्टिव टाइप। ये क्या करता है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है हाई सर्ज को, है ना, रिएक्टेंस वगैरह को एब्जॉर्ब करता है। चलिए
तो ये तो आसान सवाल था। ये वोल्टेज रेगुलेटर क्यों यूज करेंगे, कूलिंग फैन हम क्यों यूज करेंगे, इसमें बिना पढ़े भी लगा सकते हो। चलिए, विच कंपोनेंट इन सोलर पीवीसी सिस्टम एडजस्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ सोलर पैनल टू एक्सट्रैक्ट मोर पावर एज अ सनलाइट। तो कौन सा कंपोनेंट को हम यूज करते हैं कि जो मोर पावर एक्सट्रैक्ट करता है ना। तो मोर पावर एक्सट्रैक्ट करने के लिए अब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर यूज करते हैं। ये देखो, ये सन है, यहाँ से सोलर पे आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ पे इसी में एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है जो चार्ज कंट्रोल करता है। एमपीपीटी भी उसी में होता है ना। पीडब्ल्यूएम भी पल्स विथ मॉड्यूलेशन भी होता है। यहाँ से हम बैटरी को भेजते हैं। देखो, यहाँ सोलर पैनल है, यहाँ से आया डीसी टू डीसी कन्वर्टर में, है ना। और यहाँ एमपीपीटी कंट्रोल में भी आया, यहाँ से कंट्रोल किया पल्स विथ मॉड्यूलेशन और बैटरी में गया ना। तो ये याद कर लेना आप। ये एक तरह से कर सकते हैं इसको एमपीपीटी को ही एक्सप्लेन किया कि एडजस्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ सोलर टू एक्सट्रैक्ट मोर पावर एज अ सनलाइट इंटेंसिटी इंक्रीज। में नाम में भी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर तो लगा सकते हैं। चलिए, अब देखिए, ये काफी अच्छा सवाल, ये काफी बच्चों ने मिस किया हुआ है ना। चलिए, इसमें क्या है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज कॉमनली यूज्ड इन निकल आयरन अल्कलाइन सेल। ये क्या होता है, ये सेकेंडरी सेल होता है ना, सेकेंडरी सेल होता है। अब इसमें अपन देखते हैं, प्राइमरी सेल में देखते हैं कुछ चीजें। प्राइमरी सेल में देखते हैं कुछ चीजें, जैसे कि एक होता है कॉपर जिंक सेल। कॉपर जिंक सेल, इसको मैं याद करने का भी तरीका बताऊंगा। कॉपर जिंक सेल में एक होता है वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, ठीक है। और सेकंड होता है डैनियल सेल, डैनियल सेल, ठीक है। वोल्टाइक सेल। अब कॉपर जिंक मतलब एनोड पे क्या है, कॉपर है, और कैथोड पे क्या है, जिंक। दोनों में दिस एनोड एंड दिस इज कैथोड, दोनों में, ठीक है। अब इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं H2SO4। याद कर लेना दोस्तों, इसमें भी क्या यूज करते हैं, H2SO4। एक चीज और होता है कि डीपोलराइजर यूज करते हैं। तो इसमें यूज करते हैं डीपोलराइजर कॉपर सल्फेट, डीपोलराइजर कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं, तो कैथोड पे यूज करते हैं। ये तो मस्ट है, दोनों में H2SO4 करते हैं। ये हो गया, ठीक है, कॉपर जिंक सेल। और एक होता है कार्बन जिंक सेल, कार्बन जिंक सेल। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है लेनलैचे, नाम तो सुना ही होगा इसका। और सेकंड वन इज ड्राई सेल, ठीक है। इसमें काफी कुछ है दोस्तों डाटा, तो मैं आपको जब क्लास लूंगा बैटरी का, अगर आपको डाउट होता है तो मैं उसमें काफी कुछ आपको बता दूंगा। मैक्सिमम एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन बैटरी से मिलेंगे तो यहीं से मिलेंगे, अन्यथा कहीं से नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसका लेनलेचे और ड्राई सेल है, ठीक है। अब लेनलेचे में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, NH4Cl। और ड्राई सेल में भी क्या होता है, NH4Cl, है ना। और भी होता है ZnCl2 और प्लस POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन हमें याद रखना है, बस ये याद रखना है, है ना। तो यहाँ दोनों H2SO4, यहाँ NH4Cl और यहाँ भी NH4Cl, है ना। और एक प्राइमरी में ही एक और होता है मरकरी सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमको याद रखना है KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और भी होता है, मतलब KOH होता है प्लस ZnO होता है ना, लेकिन हमें याद इसको रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी पे, सेकेंडरी सेल। अब सेकेंडरी सेल में क्या होता है, सेकेंडरी सेल में दो होता है। कौन कौन सा होता है, फर्स्ट वन इज लीड एसिड सेल, है ना। सेकेंड वन इज निकल सेल, निकल आयरन सेल, है ना। थर्ड वन इज निकल, ये सेम होता है, निकल आयरन सेल का ही सेम होता है, बस इसमें कैथोड पे कैडमियम होता है,
कैडमियम सेल। मैं डिटेल में बताऊंगा कि किसमें क्या क्या होता है वगैरह इसका जब अपन क्लास लेंगे, है ना। तो लीड एसिड सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है दोस्तों? इसमें होता है डाइल्यूट H2SO4, है ना। और ये मेरा क्वेश्चन था एग्जाम में, है ना। इसमें क्या होता है KOH, और इसमें क्या होता है सेम KOH, है ना। तो देखो याद रखना है अपने को। तो कॉपर कोजी, देखो कॉपर से होता है ना, तो याद रखना है लक्स कोजी, जानते हैं ना, चड्डी होता है। तो कोजी, बोडा कोजी, मतलब बोडा वाले कोजी का चड्डी पहनते हैं, बोडा वाले कोजी का चड्डी पहनते हैं ना। तो वहां से याद रखना है, इसमें वोल्टाइक और डैनियल आता है। कोजी कॉपर जिंक और बोडा वोल्टाइक और डैनियल, है ना। दोनों में क्या होगा H2SO4। और फिर एक काजी, कॉपर काजी, ये था कोजी, मतलब कोजी वाले चड्डी पहनते हैं बोडा वाले, है ना। और काजी इसमें लेडर काजी में डर, तो काजी लेडर, है ना। तो इन दोनों में NH4Cl, ठीक है। चलो, और फिर देखो H2SO4 NH4Cl देन QOH, यहाँ फिर H2SO4 फिर QOH, ठीक है। चलिए, अच्छा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में भी कुछ डिफरेंस देख लेगा। प्राइमरी सेल क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी सेल कैन नॉट रिचार्ज, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, इसको रिचार्ज कर सकते हैं, वही दिस इज इरिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल कर सकते हैं ना। इंस्टेंट EMF प्रोड्यूस, है ना। और ये क्या होता है? ये चार्ज होता है, पहले फर्स्ट चार्ज देन प्रोड्यूस, है ना। ये क्या होता है? ये सस्ता होता है। ये क्या होता है? ये कॉस्टली होता है ना। इसका लाइफ शॉर्ट लाइफ होता है, इसका क्या होता है? लॉन्गर लाइफ, है ना। तो यही सब है। चलिए दोस्तों आगे चलते। Which type of hydro turbine is used for medium head? अब देखो मैंने कुछ याद के आपको इसलिए बोल रहा हूँ, PGCL वाला प्लेलिस्ट जरूर देखे, उसमें मैंने काफी टॉपिक कवर करवा दिया, है ना। अब देखो मैंने इसमें क्या क्या बताया था आपको। इसमें मैंने ट्रिक दिया था pH, मतलब pH होता है ना, pH वैल्यू, वहां pH, और क्या था KL, और क्या था FM, है ना। अब देखो pH क्या है? pH is for Pelton हाई हेड। अब हेड हाई है तो स्पीड क्या होगा? लो स्पीड, है ना। हाई हेड लो स्पीड। और हाई हेड में कितना बताया था हमने? 30 मीटर से अबव, 300 मीटर से अबव। ये भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में। और ये क्या होता है? 0 to 60 RPM, है ना। हाई हेड लो स्पीड या लो डिस्चार्ज। फिर इसको देखो FM, F इज फॉर फ्रांसिस, है ना, फ्रांसिस, और M इज फॉर मीडियम। ये मेरी खुद की बनाई ट्रिक है, इस मैंने अपने साथ पढ़ने वालों के लिए बताया था, ठीक है। मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज। और KL इज फॉर कपलर, है ना। लो हेड हाई डिस्चार्ज। अब देखो अब लो हेड में दो होता है, लो हेड वाले में दो होता है, ठीक है। एक होता है कपलर और एक होता है क्या होता है? प्रोपेलर, है ना। अब देखो KL, हमने KL इज फॉर KL राहुल, ठीक है। तो KL, तो इसमें होता है एडजस्टेबल ब्लेड। अब ये हम कैसे याद रखेंगे? KL राहुल क्या है ना, एडजस्टेबल है, उसको कहीं भी एडजस्ट कर देता है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर, कहीं भी वो एडजस्ट हो जाता है बंदा, खेल और अच्छा खेलता है ना। तो इसीलिए KL फॉर एडजस्टेबल ब्लेड्स। और इसमें प्रोपेलर में क्या हो जाता है कि फिक्स ब्लेड होता है ना, फिक्स ब्लेड, है ना। चलिए, एडजस्टेबल ब्लेड की वजह से क्या होता है? वाइडर ऑपरेशन हो पाता है। तो ये क्या था? विच टाइप ऑफ हाइड्रो टर्बाइन इज यूज्ड फॉर मीडियम हेड एप्लीकेशन। तो मीडियम हेड FM हो जाता है, तो फ्रांसिस हो जाएगा, है ना।
अब इसमें ये भी अपने को ध्यान रखना है कि हाई हेड पढ़ा है ना, पीएच, तो इट इज इम्पल्स, ये इम्पल्स है, बाकी दोनों क्या है, रिएक्शन है। यही सब है, आप पीजीसीएल का देखना, उसमें काफी डिटेल बताया इसमें। फिर से देखो, ये क्वेश्चन है इतना सा, बट एग्जाम में मतलब है एक्चुअली में क्वेश्चन इतना, लेकिन बनाया गया इसको इतना ताकि आप डर जाओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंगल फेज इतना 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 रेटिंग दे रखा है। ठीक है, ड्यूरिंग अ रूटीन इंस्पेक्शन इंजीनियर नीड्स टू वेरीफाई रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज एट विच कंडीशन शुड द इंजीनियर मेजर दिस सेकेंडरी वोल्टेज टू कंफर्म इट्स मैचेज। तो कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका रेटिंग दिया है, और इंजीनियर को उसका सेकेंडरी जो रेटेड वोल्टेज है उसको मेजर करना है, तो क्या कंडीशन फॉलो करेंगे। तो ऑब्वियसली हमको अगर किसी चीज का रेटेड वोल्टेज मेजर करना है तो हम उसको लोड से हटा देंगे, तभी तो मेजर करेंगे ना, है ना। तो लोड से हटा देंगे और उस पर रेटेड सप्लाई देंगे, तो हम उसका जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो मेजर कर लेते हैं, है ना। तो ये तो तुम देखो, एट नो लोड विथ प्राइमरी एट हाफ रेटेड, करा नो लोड, चलो ठीक है। अब करा हाफ रेटेड, अगर हम उसको हाफ रेटेड देंगे तो सेकेंडरी में भी तो हाफ आएगा ना, तो ये नहीं होगा। एट शॉर्ट सर्किट विथ प्राइमरी वोल्टेज, करा है कि प्राइमरी वोल्टेज एट शॉर्ट सर्किट जैसा ही करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट फुल लोड पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा, तो एक्चुअल जो है हमें नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये भी गलत। क्या कर रहा है, एट नो लोड विथ रेटेड वोल्टेज ऑन द प्राइमरी, तो नो लोड पे और प्राइमरी पे क्या, रेटेड वोल्टेज, तो यही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens to the Fermi energy level when a pure semiconductor is doped with a donor impurity? ये सेम क्वेश्चन आपका पीजीसीएल में भी था। चलिए मैं बता देता हूँ। अपन जानते हैं कि फर्मी एनर्जी लेवल होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है ना, ये वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड। और इंट्रिंसिक में कहाँ होता है, इंट्रिंसिक में फर्मी एनर्जी लेवल यहाँ पे होता है बीच में एकदम, है ना, इंट्रिंसिक। और ये क्या है, ये कंडक्शन फिर से, ये वैलेंस फिर से, है ना। और ये इसमें ये कहाँ पे होता है, फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पे, ये फर्मी एनर्जी लेवल किसमें यहाँ पे होगा, बताओ आप लोग सोचो। फिर ये कंडक्शन बैंड और फर्मी एनर्जी लेवल यहाँ, ये वैलेंस बैंड, है ना। तो ये क्या होता है, ये एन टाइप में होता है, एन टाइप मतलब डोनर। और ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ये कहाँ होता है, पी टाइप में होता है। इसको क्या मतलब, एक्सेप्टर, है ना। तो कह रहा है कि अगर हम इसका डोपिंग बढ़ाएंगे, तो ये कहाँ जाता है, ये ऊपर की ओर चलता जाता है। इसमें डोपिंग बढ़ाते हैं तो ये नीचे की ओर चलता जाता है ना। सॉरी भाई, ये वैलेंस बैंड होता है ना, माफ करना दोस्तों, ये वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। तब तो उल्टा लिख दिया, है ना। तो ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। तो चलिए देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू द फर्मी लेवल व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ डोनर इंप्योरिटी बोल रहा है, मतलब एन टाइप के बारे में बोल रहा है। और इसका डोपिंग बढ़ाएंगे तो फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ जाएगा, ये कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा। फर्मी एनर्जी लेवल अनचेंज तो नहीं होगा, फर्मी एनर्जी लेवल मूव्स आउटसाइड द बैंड गैप, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट्स क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड, यही होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छा। Which function does अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का क्या फंक्शन है, तो सब अप्लायंसेस को स्विच ऑन करता है, ऐसा कुछ नहीं करता। अर्थ लीकेज क्या करता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बेसिकली जब भी अर्थ लीकेज होगा सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा सर्किट को, है ना। रेगुलेट्स वोल्टेज लेवल, कुछ नहीं, मेजर डिटेक्ट्स द अर्थ लीकेज एंड डिस्कनेक्ट द सप्लाई, यही करेगा। आप अगर ना भी जा पढ़े हो तो फिर भी ये मार लोगे, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इंक्रीज द रेट, करा रेट ऑफ रियर स्ट्राइकिंग वोल्टेज को कौन सा फैक्टर बढ़ाएगा, तो रेट ऑफ रियर स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, अच्छा रियर स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, रियर स्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है 2 VM। और रेट ऑफ रियर स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, वो होता है VM/√LC, है ना।
एक और होता है एवरेज रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एवरेज हम लोग जानते हैं Vm/π है ना, 2Vm/π √c। अब कह रहा है कि विच ऑफ द, कौन सा फैक्टर जो है रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, है ना। तो रेट ऑफ एल एंड सी अगर डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। लो सिस्टम इंडक्टेंस एंड हाई कैपेसिटेंस, गलत। बोथ कैपेसिटेंस, हाई कैपेसिटेंस एंड लो, ये हाई नहीं, ये तो घटा देगा, है ना। हाई सिस्टम इंडक्टेंस नहीं, बोथ लो एंड लो कैपेसिटेंस एंड लो इंडक्टेंस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच फिजिकल प्रिंसिपल डज लेंज लॉ डायरेक्टली अपहोल्ड। अच्छा, लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है बताइए। लेंज लॉ होता है कि जब भी ये अपोज इट्स कॉज, लेंज लॉ बेसिकली क्या कहता है कि अपोज कॉज, जिस वजह से ये आया है उसको अपोज करता है ना, इसी को हम लेंज लॉ कहते हैं। जैसे कि एक क्वाइल है, ठीक है, क्वाइल है, क्वाइल में अगर हम मैग्नेट इधर से इंड्यूस कर रहे हैं ना, तो मैग्नेट के वजह इंड्यूस कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा और हमें क्या करेगा, बाहर की ओर प्रेशराइज करेगा, है ना, क्योंकि इसके वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम जो लगाएंगे अपना फोर्स, तो जो फोर्स लगेगा उसके वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेंज लॉ के वजह से ही एक्चुअली में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही हो रहा है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है ना। तो लेंज लॉ अपोजेज इट्स कॉज होता है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए, एज पर बेस व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड डिस्टेंस ऑन अर्थ इलेक्ट्रोड फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग फाउंडेशन से, मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग फाउंडेशन से कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए अर्थ इलेक्ट्रोड का, अर्थ इलेक्ट्रोड का बताओ। तो ये होना चाहिए 5 फीट, मैंने फीट में याद रखा ताकि इजीली याद रहे, है ना। तो 5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। और मीटर में क्या होता है, 1 फीट इक्वल टू होता है 0.3 मीटर। तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 0.3 इक्वल टू 1.5 मीटर होगा, ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये आज का आखिरी सवाल, व्हाई इज द ट्रांसफॉर्मर कोर मटेरियल विथ लो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रीफर्ड फॉर यूज इन हॉस्पिटल सेटअप। अब देखो, इसको मैंने कैसे बनाया था एग्जाम में, हॉस्पिटल देखा, ठीक है, हॉस्पिटल सेटअप। और देखो अब इधर आप क्वेश्चन पढ़ो, अदर मटेरियल एनर्जी क्या बोल रहा है पता नहीं, मटेरियल विथ हाई मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फॉर इफिशियंसी, मटेरियल विथ हायर स्ट्रेसेस फॉर रिलायबिलिटी। मैंने इसमें क्या देखा कि मटेरियल विथ लो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ये तो मैं बाद में पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, क्वाइटनेस, यहाँ क्या बोल रहा है, क्वाइटनेस। तो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल बोल रहा है, तो हॉस्पिटल में मेरे लिए मोस्ट प्रेफरेबल क्या चीज होगी कि शांत रहे, है ना, शांति। तो इसीलिए हम ये आंसर आप मार सकते हो। चलिए बाकी अब देखते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है। जब ट्रांसफार्मर के कोर मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मटेरियल अपना शेप में हल्का सा चेंज करता है ना, एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड, जैसे देखो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके वजह से क्या होता है, उसी को हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फेनोमेना कहते हैं। लिख देता हूं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोर होता है, जिसके वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से, जिसके वजह से क्या होता है, अब देखो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ज्यादा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके वजह से वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन की वजह से हमिंग नॉइज प्रोड्यूस होगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए कि मेरे लिए लो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन रहना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा, उससे
लो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, लो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब लो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देन लेस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, देन लेस नॉइज, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।